सेंचुरी फॉक्स ने एक्समैन के राइट्स को सिर्फ $2.6 मिलियन में खरीदा था मार्वल से 1994 में, और 25 साल बाद यानी कि 2019 में मार्वल ने पूरा का पूरा स्टूडियो ही खरीदा। अब 20th सेंचुरी फॉक्स उन गिने चुने स्टूडियोज में से है जिन्होंने सबसे पहले सुपर हीरोज पे मूवीज बनाना शुरू करा था। कॉमिक्स तो इनके खून में था। और सिर्फ यही नहीं, फॉक्स के नाम में भी तुमको ईस्टर एग छुपा मिलेगा। ये जो हाइफन देख रहे हो, हाइमन नहीं, हाइफन, वही जो स्पाइडर और मैन के बीच में होता है। ये फॉक्स स्टूडियोज का स्ट्रगल दिखाता है कि किस तरह से गरीबी के चलते इन्हें 20th सेंचुरी के साथ टाई अप करना पड़ा था। इसीलिए इसको 20th सेंचुरी फॉक्स बोला जाता है। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ फॉक्स स्टूडियो ही बोलूंगा, क्योंकि पूरा बोलने में मेरा थूक खत्म हो जाता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 20th सेंचुरी फॉक्स की ऐसी गलतियों के बारे में कि जिस रेड लाइट एरिया की वो बोली लगाया करते थे, आज वहीं गुलफाम कली बने बैठे हैं। और जानेंगे कि एक्समैन के बाद अब आखिर बचा क्या है फॉक्स स्टूडियो के पास पैसा कमाने के लिए, और किस तरह से फॉक्स स्टूडियो का गिरना जरूरी था ताकि मार्वल दौड़ सके। तो शुरू किया जाए। एक्समैन। अब अर्ली 2000 में स्पाइडरमैन के बाद अगर किसी सुपर हीरो फिल्म का जिक्र होता था तो वो एक्समैन ही थी। काफी एंटरटेनिंग मूवी थी ये, और उस टाइम की ये बेस्ट कॉमिक एडॉप्टेशन मानी जाती थी। लेकिन ये चीज सिर्फ इसी मूवी तक सीमित रही। क्यों, ये मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। अब लोगों का कहना था कि ये बहुत ही बढ़िया थिएटर एक्सपीरियंस देती है ये मूवी। अब मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो उस टाइम पे पैदा हुआ नहीं था। अब इस मूवी ने लमसम $230 मिलियन कमाए थे। अब उस टाइम के लिए बहुत ज्यादा था। इतना था कि प्रोटीन सप्लीमेंट के पैसे निकल जाते थे ह्यू जैकमैन के लिए। अब पैसा डबल करने की स्कीम तो लग चुकी थी फॉक्स स्टूडियोज के हाथों, तो उन्होंने दबा के सीक्वल्स बनाना शुरू करे। एक्समैन 2, जिसमें के कुछ नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करे गए और लोगों को बहुत मजा आ रहा था ये सब देखने में। अब डेडपूल एंड वोल्वरीन मूवी में इंट्रो में जो सॉन्ग यूज करा है वो इसी मूवी से था, एज अ ईस्टर एग। ऑल्दो जब ये इस मूवी में डाला गया था तो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, और आज सब उसी पे। ह्यू जैकमैन ने काफी अच्छी फिजिक बना ली थी इस मूवी तक। अब इस मूवी की शूटिंग खत्म होने के बाद उन्हें पता नहीं था कि क्या करना है, तो वो एक और मूवी की शूटिंग करने चले गए, वैन हेल्सिंग। अब प्रॉब्लम शुरू हुई थी इसकी तीसरी फिल्म से, एक्समैन द लास्ट स्टैंड। अब ये फिल्म पूरी ट्रिलॉजी में सबसे खराब मानी जाती है, और अगर इसको तुम एक ट्रिलॉजी का पार्ट ना भी देखो, सिर्फ एक स्टैंड अलोन मूवी भी देखो, तब भी ये बहुत ही बेकार है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर ओरिजिन चेंज कर दिए गए थे। कैरेक्टर्स का बहुत ही खराब डेवलपमेंट हुआ था, और इन्हीं सब के चलते इस मूवी को सबसे लो रेटिंग मिली थी। वैसे इसने कमा तो $460 मिलियन लिए थे, लेकिन फिर भी लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब इस पॉइंट तक के फॉक्स स्टूडियोज के पास अच्छे खासे क्रिटिसिज्म थे एक्समैन ट्रिलॉजी को लेकर। क्रिटिक्स का कहना था कि फॉक्स उस बच्चे की तरह है जो कि टेक्स्ट बुक तो पढ़ के जाता नहीं है, लेकिन एग्जाम में अपने ही बनाए हुए आंसर लिख के चला आता है, और फिर बाद में उसको क्रिएटिविटी का नाम दे देता है। मतलब कि कॉस्ट्यूम से लेके स्टोरी, ओरिजिन से लेके कैरेक्टर्स, सब कुछ चेंज कर रखा था इन लोगों ने। यहाँ तक कि वोल्वरीन की हाइट भी, जो कॉमिक्स में तो छोटा डॉन के जितना था, पर मूवी में गीगा चैड जितना लंबा था। पता नहीं क्यों फॉक्स स्टूडियोज का वोल्वरीन के साथ क्या ऑब्सेशन था। वोल्वरीन को अलग ही रिजर्वेशन दे रखा था इन लोगों ने। सिर्फ इसी मूवी में नहीं, बल्कि हर एक मूवी के हर एक सीन में उसका होना बहुत जरूरी था। मेन कैरेक्टर बना दिया था वोल्वरीन को, और फैंस ना खुश थे इसको लेकर। साइक्लोप्स और जीन, जो कि इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे एक्समैन की टीम के, उनको साइड लाइन कर दिया था और फोकस कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ वोल्वरीन के ऊपर। अब फॉक्स ने अपना फाइनल शोडाउन तो कर दिया था एक्समैन द लास्ट स्टैंड के साथ, तो इन्होंने अपना लोमड़ी वाला दिमाग लगाया और सोचा कि अब हम लोग हर एक कैरेक्टर के ऊपर ओरिजिन फिल्म निकालेंगे और दबा के पैसा कमाएंगे। और सबसे पहले इन्होंने किस कैरेक्टर पे ओरिजिन फिल्म बनाई होगी, तुम ये गेस नहीं कर सकते, वोल्वरीन। अब वैसे तो इसका CGI और VFX के लिए इसको बहुत जूते पड़े थे, पर पर्सनली मुझे ये मूवी सही लगी थी, क्योंकि मैंने टीवी पे देखा था। इसका जो हॉरर एलिमेंट था वो मुझे पसंद आया, और इस मूवी से भी ज्यादा मुझे इसका वीडियो गेम पसंद आया था, और इसका डेडपूल भाई वो तो। अब ये एक्समैन की दूसरी मूवी थी जो कि लगातार पिटी थी, तो अब फॉक्स ने फिर से अपना लोमड़ी वाला दिमाग लगाया और कहा कि अब हम प्रीक्वल्स बनाएंगे, जिसमें कि इन्होंने सबको रिकास्ट कर लिया, लेकिन सिर्फ एक को छोड़ दिया, जो कि तुम कभी गेस नहीं कर पाओगे, वोल्वरीन। एक तरह से ये लोग एक नई ट्रिलॉजी सेटअप करने जा रहे थे। तो 2011 में रिलीज हुई एक्समैन फर्स्ट क्लास। अब अपने पिछली मूवीज से मिले हुए क्रिटिसिज्म से फॉक्स स्टूडियो ने सोचा कि कुछ चीजें ठीक कर लेनी चाहिए। अब इसीलिए मेन कैरेक्टर वोल्वरीन नहीं था, लेकिन फिर भी उसको आलू की तरह हर एक मूवी में वो दिखाई देते थे। कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम्स थे, और ओरिजिन भी कॉमिक से ही लिए गए थे। मूवी हिट हुई, लोगों को पसंद आई, और एक्समैन फ्रेंचाइज दोबारा से रिवाइव हो गई। अब 2 साल बाद फॉक्स रिलीज करता है दी वोल्वरीन, जो कि एक तरह से कह लो वोल्वरीन के एडवेंचर पर बेस्ड एक फैन सर्विस थी, और ये फैन सर्विस फॉक्स को बहुत भारी पड़ी। कैसे, वो मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब अगले साल 2014 में 2 बड़ी चीजें हुई। पहली तो एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट रिलीज हुई, जो कि एक डायरेक्ट सीक्वल था एक्समैन फर्स्ट क्लास का। और क्या वो मूवी थी। अगर एक्समैन टीम अप मूवी में कोई सबसे बेहतरीन मूवी है तो वो यही है। मतलब किस तरह से वो 2 टाइम पीरियड को ब्लेंड करके दिखाया है, जबरदस्त है। और दूसरी चीज जो हुई थी, उसने आने वाले टाइम में सुपर
हीरो मूवीज के लिए एक नया डायमेंशन ही ओपन कर दिया। तो बात है 2014 जुलाई की, जहाँ पे एनोनिमसली 2 मिनट की एक क्लिप इंटरनेट पे लीक हो जाती है, जो कि एक टेस्ट फुटेज था डेडपूल का, या कह लो कॉमिक एक्यूरेट डेडपूल का। और जैसे ये वीडियो वायरल हुई, इसे मार्वल फैंस ने नोटिस किया और एक फुल मूवी बनाने की डिमांड करी फॉक्स स्टूडियोज से। लेकिन आज तक ये क्लियर नहीं है कि ये वीडियो किसने लीक करी थी। अब इधर फैंस ने डेडपूल फिल्म की डिमांड करी और उधर फॉक्स ने बना दी। 2 साल बाद यानी कि 2016 में रिलीज हुई डेडपूल, जो कि इतनी सक्सेसफुल थी कि ये पहली मूवी बनी जिसने कि 1 बिलियन कमाए थे एक्समैन सीरीज में। और इस मूवी की सक्सेस देखते हुए मार्वल जैसे संस्कारी स्टूडियो ने भी R-रेटेड मूवीज बनानी शुरू कर दी। हाँ, मतलब 8 साल बाद ही सही, पर शुरू तो करा। अब 2016 में एक्समैन एपोकलिप्स भी रिलीज हुई थी और पिछली बार की तरह ही इस बार भी फॉक्स की नैया तीसरी फिल्म से ही डूबना शुरू हो गई। अब एपोकलिप्स एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है, जो कि थैनोस लेवल हो सकता था, पर फॉक्स स्टूडियोज ने क्या करा, उसको इनो की तरह 6 सेकंड में ही खत्म कर दिया। अब इस मूवी के सीन्स तो बढ़िया थे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि ये एक ही फिल्म के सीन है। ऐसा लग रहा है कि कई सारी फिल्म्स के सीन्स निकालकर कोलाज बना के हमें दिखा रहे हैं। और शायद इसके बाद फॉक्स स्टूडियोज का मन था भी नहीं कोई एक्समैन टीम अप मूवी बनाने का, इसीलिए तो उन्होंने स्टैंड अलोन मूवी और सीक्वल्स पे ही काम करना शुरू कर दिया, जहां पे 2017 में हमें लोगन देखने को मिलती है और 2018 में डेडपूल 2। ये दोनों ही फिल्म्स कमर्शियली क्रिटिकली सक्सेसफुल रही, पर फिर से फॉक्स स्टूडियोज ने अपना लोमड़ी वाला दिमाग लगाया और बना दी एक्समैन डार्क फीनिक्स। अब फैंस को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि एक स्टोरी लाइन के साथ ये लोग 2 बार टपाटप कैसे कर सकते हैं। अगर तुम्हें याद हो द लास्ट स्टैंड, तो उसमें भी इन्होंने जीन ग्रे वाला आर्क उठाया था और द डार्क फीनिक्स में भी इन्होंने सेम किया था, पर दोनों बार ही हक दिया, और हगा तो हगा, फ्लश भी नहीं करा। अब ये सब देखने के बाद डिज्नी ने कहा फॉक्स स्टूडियो से कि आजा मेरी गोदी में बैठ जा, और 2019 में डिज्नी ने 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीद लिया $71 बिलियन में। वेल, इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, तो उन्होंने पूरा स्टूडियो नहीं खरीदा है, सिर्फ कुछ पार्ट उसका एक्वायर करा हुआ है, जिसके अंडर कुछ मूवी राइट्स, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स डिज्नी को मिल गए हैं। अब बात करते हैं उन रीजंस की जिस वजह से फॉक्स स्टूडियो का डाउनफॉल हुआ। सबसे पहले फैन सर्विस। अब एक तरफ कुछ ऐसे स्टूडियोज हैं जो कि फैंस की बिल्कुल नहीं सुनते हैं, और फिर आता है फॉक्स स्टूडियो, जो कि फैंस की हर एक बात मान लेता है। जैसे ही उसे पता चला कि लोगों को वल्वरीन पसंद है, तो ये ले। फिर जब उसे पता चला कि लोगों को डेडपूल पसंद आ रहा है, ये ले। फॉक्स स्टूडियो उस टीचर की तरह बन गया था जो कि हमसे ही सवाल पूछ के हमको ही पढ़ाया जा रहा था। कोई भी कॉमिक एक्यूरेसी नहीं थी। अब ये स्टार्टिंग से ही था, और इस चीज के लिए इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था कि तुम क्यों नहीं कॉमिक फॉलो कर रहे हो। अब खुद ही सोचो, इतने सालों तक इन्होंने वल्वरीन का कैरेक्टर दिखाया या एक्समैन को दिखाया है, पर आज तक कभी भी उनको उनके कॉमिक एक्यूरेट लुक में वो नहीं दिखा पाए। और मुझे तो लगता है कि ये जो स्टूडियो है, ये मेरी तरह ही इंट्रोवर्ट है। एम्बिशंस तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर बेचारा कुछ सोशल एंजाइटी के मारे कुछ कर नहीं पा रहा है। और फिर एक और चीज आ जाती है कि इनके पास कोई विजन नहीं था। मतलब बाकी स्टूडियोज एटलीस्ट दूसरों को देखकर कॉपी करके कुछ करने की कोशिश तो कर रहे थे, पर इन्होंने कभी कोशिश भी नहीं करी। ये अपने में ही मगन थे। इनको कल का ताजमहल नहीं चाहिए था, आज का झुमरी तलैया कहाँ है ये बताओ। इन्होंने कभी भी कोई भी बड़ा विलन सेटअप करने की कोशिश नहीं करी। सोचो 2019 तक भी इन्होंने ट्राई नहीं करा कि कोई थैनोस जैसा कोई विलन सेटअप कर सकते, जो कि हो सकता था। एपोकलिप्स एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा विलन है जो कि थैनोस की टक्कर का हो सकता था। ये बस एक ट्रिलॉजी इन्होंने बनाई, उसके बाद दूसरी, और ये तीसरी बनाने जा रहे थे, पर वहीं पे डिज्नी ने इनके हाथ पकड़ लिए। और अब देखो, अब मार्वल के लिए तो ये एक अच्छी चीज है ना, अब सारे एक्समैन राइट्स उसके पास वापस आ चुके हैं, तो जितनी मूवीज या जो भी मटेरियल अब तक बना है, तो मार्वल अब उसको यूज करेगा भाई। लेकिन अब मुसीबत खड़ी होगी आने वाली जनरेशन के लिए। जब वल्वरीन अपने बाएं हाथ से अपना दायां गोटा खुजलाएगा, तो इसमें कौन सा ईस्टर एग छुपा हुआ है, ये जानने के लिए 2000 से लेकर 2030 तक की सारी मूवी देखनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि फॉक्स के पास और भी फ्रेंचाइज नहीं है, उनके पास अभी भी बहुत सारी अच्छी फ्रेंचाइज है जिनको वो रिवाइव कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए। वेल, सो दैट्स इट। इस वीडियो के लिए इतना ही। चलो, मैं जा रहा हूँ अपने कुत्ते को घुमाने, क्योंकि एडिटिंग करते करते मैं भूल गया था कि उसने 24 घंटे से पॉटी ही नहीं करी।